In my previous class, I was discussing topic 2 of nationalism in Europe, and the name of the topic was the making of nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. I have already discussed about the political condition of Europe during mid 18th century. Then I have discussed about the aristocracy, then about the middle class, then liberal nationalism, politically and economically. I have already discussed that. Politically, it emphasized emphasized the concept of government by consent end of autocracy. A constitution, etc. Economically, it stood for freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. तो जो पिछला जो क्लास था या पहले के क्लासेस था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं टॉपिक सेकेंड में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो आपका टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक। इसके बारे में हम बता चुके थे, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी। जैसे मिड 18th सेंचुरी के समय अगर आप अभी के कंट्रीज़ को, नेशन स्टेट्स को देखें, जैसे जर्मनी हो गया, इटली, तो इस तरह के कोई नेशन स्टेट्स थे ही नहीं। वहाँ पे बड़े बड़े मल्टी डायनेस्टिक किंगडम्स थे, जिसको कि मॉडर्न स्टेट्स बोला जाता है। वो जो
जो सुप्रीम जो अथॉरिटी वहाँ का रहता था, किंग रहता था, ऑटोक्रेसी रहता था, वो काफ़ी स्ट्रांग रहता था। अगर सोसाइटी को देखा जाए तो अरिस्टोक्रेसी थी, वो काफ़ी जो पॉपुलेशन था, एक उसका स्मॉल प्रोपोर्शन था, इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन एक दूसरे के साथ जो अरिस्टोक्रेसी थे वो जुड़े हुए थे। शादी विवाह का भी संबंध उनके बीच में होता था। अगर एक साथ कहीं वो लोग जुटते थे तो डिप्लोमेसी के तहत तो लोग फ्रेंच जो लैंग्वेज था उसको यूज़ करते थे। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे, कहीं कहीं पे जैसे सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो जो पीजेंट्स थे उनके पास अपनी ज़मीन थी, छोटा छोटा जैसे लैंड होल्डिंग्स उनके पास में था। अगर वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, जैसे वहाँ पे जो भी ज़मीन था वो लैंडलॉर्ड्स का, जो लैंड होल्डिंग्स था वो लैंडलॉर्ड्स का हुआ करता था, और उस पर जो सर्फ थे वो काम करते थे। एक तरह से उनको बॉन्डेड लेबरर्स बोला जा सकता है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो नया क्लास है, बिजनेस क्लास जिसको बोल सकते हैं, या जो ट्रेडिंग क्लास था, वो सोसाइटी में आया, पढ़ा लिखा हुआ समाज था। बाद में इंडस्ट्रियल टाउन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया इंडस्ट्रीज़ के कारण। अब उसमें नए नए प्रोफेशंस भी आने लगे, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो सभी कम्युनिटी आना शुरू कर दी। काफ़ी पढ़े लिखे हुए लोग थे, और उनके बीच ही पहली बार जो लिबरल नेशनलिज्म था इसका भावना आया। नेशनलिज्म का जो पहली बार भावना था वो इन्हीं मिडिल क्लास के बीच में आया, जिसको कि हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं। पॉलिटिकली वो लोग चाहते थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो मिडिल क्लास था, वो चाहता था कि जो गवर्नमेंट बने वो उनसे कंसेंट लेकर बने, जो ऑटोक्रेसी है उसको ख़त्म किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेज है उसको ख़त्म किया जाए। इकोनॉमिकली वो लोग चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ट्रेडिंग क्लास वो लोग थे, तो जब ट्रेडिंग क्लास थे और तो वो चाहते थे कि मार्केट्स में उनके पास फ्रीडम, और मार्केट्स में कब फ्रीडम आएगी, जो स्टेट के द्वारा जो लगाया हुआ जो रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब टैक्सेस है, वो ख़त्म कर दिया जाए, तो जो मार्केट है वो फ्री हो जाएगा, और जो गुड्स है और जो कैपिटल है वो आसानी के साथ उसका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, उन लोगों को ट्रेड करने में सुविधा होगी और ट्रेड बढ़ेगा। तो एक एग्जाम्पल दिया गया था जर्मनी का, एक प्लेस था हैम्बर्ग। हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, ये जो दो प्लेसेस था, अगर कोई एक ट्रेडर अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग कोई ट्रेड करने के लिए जा रहा है, तो उसके बीच में 11 जगह पे उसको जो कस्टम ड्यूटीज है उसको पे करना पड़ता था 5%। और तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 11 × 5 मतलब 55%। तो अगर देखा जाए तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग को अगर एक ट्रेडर जा रहा है तो 55% सिर्फ टैक्स उसको पे करना पड़ता था, 11 जगह पे उसको कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था। मतलब अगर 5% के हिसाब से टैक्स था तो 55% उसको सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। तो इसी से जो कस्टम ड्यूटीज है ये है स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब टैक्सेस। ये ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है जो स्टेट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, तो इसीलिए इसको स्टेट इम्पोज। तो वो लोग चाहते थे, जो मिडिल क्लास था, इकोनॉमिकली चाहते थे कि ये सब जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है उसको ख़त्म किया जाए। जैसे जो कस्टम ड्यूटीज़ है, जो टैक्सेस है, वो इतने जगहों पे लिया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। और हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग वो अलग अलग जगह थे, अलग अलग करेंसी चलता था। यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज, अब हर जगह पे लोगों को एक्सचेंज देना पड़ता था करेंसीज के बदले में। तो इस तरह से जो ट्रेड था वो काफ़ी मुश्किल। दैट मीन्स these were state imposed restrictions and it created obstacle in the free movements of goods and capital. How it created obstacle in the free movement of goods and capital?
गुड्स में कैसे ऑब्स्टेकल क्रिएट किया फ्री मूवमेंट में? तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है तो 55% टैक्स ही लग जाएगा, और तो वो सामान काफ़ी महंगा हो जाएगा वहाँ जाते जाते, और तो फिर वहाँ पे ट्रेडर्स से कोई नहीं कर देगा, या फिर जो कैपिटल मतलब मनी, जो पैसा, ये हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के बीच में बहुत सारा करेंसीज, अलग अलग राजाओं का अलग अलग करेंसी चलता था, तो दिक्कत हो गई नहीं ट्रेडर्स को। तो इस तरह से जो है, तो वो लोग जो ट्रेडर्स थे या जो लिबरल जो नेशनलिस्ट थे या जो मिडिल क्लास था, दे वांट द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गया, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरियन। इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरियन। जो ज़ोल्वेरियन का फॉर्मेशन था, वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया इस क्षेत्र में। ज़ोल्वेरियन था, एक बहुत बड़ा स्टेप था इस क्षेत्र में। The formation of ज़ोल्वेरियन was an important step in creating economic nationalism in India। तो ज़ोल्वेरियन था, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया इकोनॉमिक नेशनलिज्म को क्रिएट करने के। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो कि इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली लोगों को ये एक साथ जोड़ दिया। तो ये क्या था? ज़ोल्वेरियन था क्या? जो ज़ोल्वेरियन था वो क्या था? It was a custom union formed in 1834, and the initiative was taken by Russia. That means on the initiative of Russia in 1834, a custom union called ज़ोल्वेरियन was established। ये किया क्या? तो जो भी टैरिफ जो बैरियर्स था, जिसको आप बोलते हैं जो कस्टम ड्यूटीज, इसको ये खत्म कर दिया। ये क्या किया? ज़ोल्वेरियन क्या था? तो ज़ोल्वेरियन एक था
कस्टम यूनियन। हम आपको बता दिए कि नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस था, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, तो जो कस्टम ड्यूटीज़ था, जो कस्टम ड्यूटीज़ या जिसको टैरिफ बैरियर्स भी बोल सकते हैं, या जिसको आप स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शंस था, मतलब जो कस्टम ड्यूटीज़ था या जो टैरिफ बैरियर्स था, वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में बहुत बड़ा हर्डल था। उसके कारण फ्री मूवमेंट ऑफ जो गुड्स है या फ्री मूवमेंट ऑफ जो करेंसीज है वो नहीं हो पा रहा था। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, तो प्रशिया के इनिशिएटिव पे ज़ोल्वेरियन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। मतलब जो भी हैम्बर्ग से लेकर न्यूरेमबर्ग तक जो भी किंगडम्स थे, वो सब एक साथ मिलकर एक कस्टम यूनियन बना ली। और कस्टम यूनियन बनाने के बाद जो भी 11 जगह पे मान लीजिए जो टैक्सेस लिया जाता था, उस टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। अब अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस समय सोचिए, उससे ज़ोल्वेरियन को बनने से पहले 55% अराउंड 11 कस्टम बैरियर्स थे, जिस पे 5% के हिसाब से टैक्सेस देना पड़ता था, और सब मिला के अराउंड 55%, 55% टैक्सेस देना पड़ता था। ज़ोल्वेरियन बनने के बाद, कस्टम यूनियन बनने के साथ ये जो टैक्सेस था उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा सब मिला के अराउंड 30 करेंसीज थे, 30 करेंसीज थे। ज़ोल्वेरियन क्या किया, कस्टम यूनियन क्या किया, वो क्या किया कि 30 से जो करेंसीज थे उसको घटा के कर दिया गया। तो 30 जो करेंसीज था उसको कम होके कितना हो गया, मात्र 2 करेंसी। तो समझ सकते हैं कितनी सुविधा हो गई। अब हैम्बर्ग से या न्यूरेमबर्ग से, अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है, बीच में भी कहीं पे ट्रेड करने का जरूरत पड़ा, तो अब आपको करेंसीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए अगर इंडिया में चलता है रुपये, यूएसए में चलता है डॉलर, और डॉलर को अगर आप इंडिया में चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा उसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए $1 में अगर 70 रुपीज़ है, तो आप जब एक्सचेंज कीजिएगा तो आपको 70 रुपीज़ न मिलकर 63, 64 की, मतलब $1 में 5 रुपया 6 रुपया आपका कट जाएगा, अराउंड 10% आपका काट दिया जाएगा। तो सोचिए इसी तरह से कितना वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, जो भी मर्चेंट्स, को कितना लॉस होता था। तो अब उन लोगों को किसी तरह का जो एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक्सचेंज का कोई ज़रूरत ही नहीं था। एक ही करेंसी, जैसे टोटल 2 ही करेंसी चलता था, दोनों में से कोई करेंसी आपके पास है तो इस छोर से आप उस छोर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, कहीं भी आपको रोकने वाला कोई नहीं है, कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं। इस तरह से क्या हुआ, जो इतना बड़ा जो एक क्षेत्र था वो एक साथ यूनाइट हो गया। कैसे यूनाइट हो गया, जैसे पहले अलग अलग करेंसीज हैं, अलग अलग अगर करेंसीज था तो उससे क्या महसूस होता था, महसूस होता था कि सब अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनके बीच में यूनिटी नहीं होती थी, टैक्स देना पड़ता था, लगता था कि ये अलग अलग क्षेत्र हैं। अब टैक्सेस को हटा दिया गया, टैक्सेस के साथ साथ अगर करेंसीज को ख़त्म कर दिया गया तो लगने लगा कि पूरा यहाँ से लेकर जो वहाँ वाला क्षेत्र है वो एक ही है। और यही चीज़ नेपोलियनिक कोड में भी किया गया। पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम होता था, अलग अलग कानून होता था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन था उतने बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के बाद सभी जगह पे एक ही तरह का नियम, एक ही तरह का कानून लागू कर दिया नेपोलियनिक कोड के तहत, जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसके तहत सभी जगहों पे एक ही तरह का नियम कानून लागू कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो ये पूरा क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, लोगों के अंदर यूनिटी बढ़नी शुरू
यही काम सॉल्वेरियन